Hello students, Uma Mishra over here, and today we are going to learn the magnetic effect of current. Now current has got lots of effects, like we know that it has got a heating effect. How do we know it has got a heating effect? Because whenever we touch a conductor through which current is flowing, we find that it is heated, it is hot. Similarly, it has a chemical effect of current. We have a chemical effect of current also. Current has a chemical effect because when we pass current through an electrolyte, it decomposes the electrolyte into ions. Similarly, it has a thermal effect also. Like if we make a thermocouple, which is a combination of two different metals, and the two junctions are maintained at two different temperatures, then current flows across the thermocouple. Similarly, we have the magnetic effect of current. और सबसे पहले इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को किसने बताया था? तो ऑयस्टेड का ऑब्जर्वेशन था, क्रिश्चियन ऑयस्टेड। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये एक करंट कैरिंग सर्किट है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल उसके पास में रखा हुआ है। मैग्नेटिक नीडल को अगर हम यूं ही फ्रीली कभी सस्पेंड करते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के डायरेक्शन में रेस्ट में आता है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में। उसके अलावा अगर ये कोई दूसरा डायरेक्शन शो करे, इसका मतलब कि वहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो गया है। तो ऑयस्टेड का ऑब्जर्वेशन था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ किसी सर्किट में, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर प्लेस्ड है उसका जो एंड नॉर्थ पॉइंट कर रहा था वो स्लाइटली वेस्ट की ओर घूम जाता है और जो साउथ पॉइंट कर रहा था वो स्लाइटली ईस्ट की ओर घूम जाता है। अब ये स्टैब्लिश करने के लिए, ये श्योर होने के लिए कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, चेंज कर गया है, वो इस करंट के कारण ही हुआ है, उन्होंने क्या किया कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जब करंट फ्लो करने लगा नॉर्थ से साउथ तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज कर गया। जो पॉइंट वेस्ट की ओर घूम रहा था, नॉर्थ वाला पॉइंट, वो अब ईस्ट की ओर रोटेट कर गया और साउथ जो दिखा रहा था वो स्लाइटली वेस्ट की ओर रोटेट कर गया। तो इससे एस्टैब्लिश हो गया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम लेते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये बायट और सैवेट, दो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक लॉ एस्टैब्लिश किया जिसको हम लोग बायट सैवेट लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि ये बायट सैवेट लॉ क्या चीज है। तो बायट सैवेट ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे, वैसे ही बायट सैवेट लॉ भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है। उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किया और एक लॉ को स्टैब्लिश किया। इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं हमको पढ़ना है। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट से एस्टैब्लिश हो ही चुका था कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन क्या है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट भी चूज कर लेते हैं। दो फील्ड पढ़ चुके हैं पहले ही, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये दोनों फील्ड में कॉमन ऑब्जर्वेशन था कि जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इन प्रोपोर्शनल था टू 1/r², जहां r है डिस्टेंस जहां पर हम फील्ड को निकालने जा रहे हैं। तो ये भी एक कॉमन सा गेस था कि यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं r पे डिपेंड करेगा, 1/r² पे। तो हम लोग एक पॉइंट चूज कर लेते हैं इस कंडक्टर पे जिसका डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से r। अब एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट को हम लोग मेजर करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट। करंट I is flowing through a conductor of length dl। करंट अलग से देखें तो स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ अलग से देखें तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम टुगेदर लें, इसको एक साथ ये प्रोडक्ट को ले, तो लेंथ इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो यहां भी हम अपने पूरे कंडक्टर को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ईच ऑफ लेंथ dl,
और एक डीएल हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। चूंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसीलिए ये मेरे लिए करंट एलिमेंट का काम कर रहा है। और ये करंट एलिमेंट आर के साथ सपोज थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो बायट-सैविट का ऑब्जर्वेशन था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है डीबी, ये प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। डीबी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। dB is proportional, it is showing the variation as sin theta, and dB is also proportional to 1 by r square. चारों फैक्टर को कंबाइन कर देते हैं, so dB is proportional to IDL sin theta by r square. SI यूनिट और वैक्यूम में अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin theta by r square, where mu naught has the value 4 pi into 10 to the power minus 7 in SI units. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म बड़ा ही क्लोजली रिलेटेड फेनोमेना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट कहते थे, वहां एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, जहां पर म्यू नॉट बाई 4 पाई है और म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो ये डीबी निकल गया और पूरे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको सिर्फ डीबी पर इंटीग्रेशन कर लेना है। सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डीबी, यानी इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। इस तरह से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस r बाय r क्यूब। और जैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज इक्वल टू C, वेक्टर C, उसी तरह से हम यहाँ भी निकालेंगे अपने राइट हैंड रूल से। अगर कोई हम रोटेट कर रहे हैं, अगर अपने फिंगर्स को वेक्टर A से वेक्टर B की ओर, तो राइट हैंड का रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। यहाँ पे हमारा रोटेशन आइडियल से R क्लॉक डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए इनवर्ड हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपवर्ड की जगह पे। और एक नोटेशन हम लोग फॉलो करते हैं कि जब भी इनवर्ड या डाउनवर्ड फील्ड होता है तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आउटवर्ड होगा तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों को पढ़ना है, और एप्लीकेशंस मेरे पहला एप्लीकेशन जो डील करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular current carrying conductor। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है सपोज I, और हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायट-सैविट लॉ अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि जो गिवन कंडक्टर है उसको छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेना है। तो एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, dl। फिर हम उसके डायरेक्शन को देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट की तरह ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा IDL हो गया। फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जहां पे करंट एलिमेंट लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस को r सपोज कर देते हैं, जो यहाँ रेडियस है, और IDL और R के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। अब हम बायट-सैविट लॉ अप्लाई करेंगे, तो dB को लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin 90 बाय r स्क्वायर, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाय r स्क्वायर। और टोटल फील्ड निकालने के लिए इस पर इंटीग्रेशन कर देंगे। सो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL
बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। और ये भी निकल कर आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अगर n टर्न कॉइल होगा तो n मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन निकालना हम लोगों को आता है, हम लोगों ने 10th में लर्न किया है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट इस तरह से निकल के आएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं और यहाँ भी हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, डायरेक्शन शो कर देंगे। यहाँ पे अगर हम कंडक्टर को इमेजिन कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो नेचुरली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा यूं, और यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्लॉक डायरेक्शन में होगा। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे निकाल सकते हैं। अब ये हो गया पूरे सर्कल के लिए। अगर हमको हाफ सर्कल दिया रहेगा, सेमी सर्कल या कोई एक आर्क बना के दिया रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो बहुत ही सिंपल है। ये जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं ये पूरे 2 पाई आर के लिए निकाले हैं और कोई भी आर्बिट्रेरी लेंथ के लिए अगर दिया रहेगा एल लेंथ तो हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो पूरे सर्कुलर कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाई 2 पाई आर। जैसे फॉर एग्जांपल हमको सेमी सर्कल के लिए निकालना है तो जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा सर्कल के लिए आया था वो तो B का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सेमी सर्कल के लिए हमारा लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, तो यहाँ पाई आर पुट कर देंगे यानी B/2 हो जाएगा। तो कोई भी थीटा दिया रहेगा, कोई भी आर्क के फॉर्म में भी अगर हमको ऐसे दिया हुआ है, ये लेंथ L है, ये अगर थीटा हमको पता है तो हम L यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन ये तभी है जब सर्कल के जिस पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है उसी पॉइंट से करंट निकल रहा है। सपोज करो कि हमको इस तरह से सर्कल दे दिया है, सर्कुलर कंडक्टर, जिसमें एक पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है लेकिन दूसरे पॉइंट से करंट निकल रहा है। ऐसे केस में जब करंट यहां पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, फिर यहां तक करंट I1 आएगा, कंबाइन करके I निकल जाएगा। अब हम सेंटर में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो थोड़ा सा हमको अलग तरीके से निकालना। ये एक बड़ा सा आर्क बन रहा है, मेजर आर्क, इसकी लेंथ को हम L1 मान लेते हैं और ये एक माइनर आर्क बन रहा है जिसकी लेंथ को हम L2 मान लेते हैं और रेडियस तो R है। एक ही वायर का बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे वायर का सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम। तो हम इस L1 लेंथ के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं V1 तो ये हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 और dl पे इंटीग्रेशन करें तो L1 बाय आर स्क्वायर। सर्कल है तो सर्कल के लिए हमेशा साइन थीटा का वैल्यू 1 है। डायरेक्शन क्या होगा, करंट चूंकि हम दिखाए हैं क्लॉकवाइज इसीलिए ये हो जाएगा इनवर्ड। फिर उसी तरह से हम माइनर आर्क के लिए निकालेंगे V2, ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 L2 बाय R और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो फील्ड हो गया आउटवर्ड और रिजल्टेंट फील्ड इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2। अब ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सिवाय I1 L1 I2 L2 के अलावा सब सेम और थोड़ा सर्कल के प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज को लगाते हैं। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है और ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए I1 रो L1 by A यानी I1 R1 is equal to I2 रो L2 by A। I1 L1 is equal to I2 L2
सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए बी रिजल्टेंट सेंटर पे हो जाएगा। तो कभी भी अगर एक पॉइंट पर करंट एंटर करे और दूसरे पॉइंट से निकले तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर हमेशा 0 होता है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर। एक पॉइंट चूज कर लेते हैं उसके एक्सिस पर। यहाँ पे हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इसका रेडियस हम ए ले लेते हैं और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से x मान लेते हैं। करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर से हम इसको छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट हम चूज कर लिए हैं, ये आइडियल हो गया टेंजेंट की तरह, और ये डिस्टेंस हो गया r। सर्कल है, साइन थीटा का वैल्यू 1 है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए चूंकि हम लोग dB को लिखते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब, तो b जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द प्लेन इन विच आइडियल एंड r लाइन। तो ये आइडियल एंड r इसके परपेंडिकुलर हम खींच देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये निकल गया dB। इसको रिजॉल्व करना है तो हम दो एक्सिस चूज कर लेते हैं। सपोज ये एंगल फाई है, फाई चूज कर लेते हैं इस एंगल को। ये एंगल फाई। अब ये एंगल फाई है, ये एंगल को सपोज हम अल्फा मान ले और इस एंगल को बीटा मान लेते हैं। तो चूंकि बी परपेंडिकुलर है आर के, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा तो 90 डिग्री है ही। और साथ में हम लोग यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किए हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पर, तो थीटा फाई प्लस अल्फा ये भी 90 डिग्री है। यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि फाई और बीटा दोनों सेम, तो हम इसको भी फाई लिख देते हैं। और अब हम रिजॉल्व कर देते हैं। इस वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा dv cos फाई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है dv sin फाई। उसी तरह से हम जस्ट वर्टिकली अपोजिट एक एलिमेंट और ले लेंगे। ये हो गया dv, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट cos कंपोनेंट इधर आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में। यानी कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखते थे कि कोई भी पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एलिमेंट लेते हैं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट कर जाता है। तो सारे वर्टिकली अपोजिट पेयर एलिमेंट्स के लिए वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। इसीलिए जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर dv sin फाई। यानी इंटीग्रेशन dv का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा 1 है बाय r स्क्वायर, और sin फाई यहां पर चूंकि हम रेडियस a मान के चल रहे हैं तो a बाय r। ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई a बाय r क्यूब इंटू dl यानी 2 पाई a। और हम r के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। So dv is equal to mu naught by 4 pi 2 pi I a square by a square plus x square to the power 3/2। डायरेक्शन, करंट अगर एंटी क्लॉक फ्लो कर रहा है तो इट इज along the axis but pointing outward, और अगर करंट क्लॉक फ्लो करेगा it will again be along the axis but pointing inward यानी towards the center। फिर नेक्स्ट क्लास में